जेईई मेंस 2026 के लिए काफी कम टाइम रह गया है एंड मैं जानता हूँ आप में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि इस टाइम पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना तो आपको आपके कॉन्फिडेंस में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप कट ऑफ तो जो है एटलीस्ट यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। और ये हमारी सीरीज का जो है पार्ट 2 यहाँ पे रहने वाला है। इससे पहले जो है मैं पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है प्यार एंड सपोर्ट जो है मुझे शो किया था। तो इसलिए जो है सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आ चुका हूं। और आप समझ लो तीन चीजों की सिर्फ रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो भाई बेसिक फॉर्मूलेस का नॉलेज, अगर आपको बोर्ड लेवल पे भी है ना कि भाई बोर्ड के लिए थोड़े बहुत फॉर्मूलेस आपने देखे थे तो भी आप कई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स जो आपने क्लास 10 तक सीखे वो भी कई बार जो है हमारे यहाँ पे चैप्टर्स में काम आ जाते हैं। जैसे भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 में ही पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ते हो तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसी ऑप्टिक्स में हो गया, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया। तो कई बार बस क्लास 10 के ही नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बाकी भाई थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस और स्मार्टनेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन तीनों को ही मिला के जो है हमारी ऐसी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स बनती है जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में जो है मैंने यहाँ पे 22 जनवरी शिफ्ट 1 को कवर किया था। इस बार जो है हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देखने वाले। तो मतलब भाई एक्चुअल जो आपके पेपर हुए हैं ना उसी के अंदर मैं बताने वालों कैसे ये ट्रिक्स जो है एप्लीकेबल थी। तो बहुत ज्यादा आपको सब्जेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, थोड़ा सा यहाँ पे बस दिमाग लगाना था और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। अब अगर आप जो है नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 1000 लाइक्स का। अगर ये टारगेट भी पूरा होता है तो अगला पार्ट भी जो है मैं आपके लिए यहाँ पे रिलीज करूंगा। चलिए अब जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो इसके अंदर एक फिगर दिया था और आपको जो है करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना था। देखो भाई ये क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स का, अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पे थ्योरी पता है तो वो आराम से सॉल्व कर लेते। पर मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद आपको चीजें नहीं पता थी, बहुत ऊपर ऊपर से बेसिक चीजें पता थी। फिर भी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ना, आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व कर लेते। देखो यहाँ पे आपके एक बार ऑप्शंस को पढ़ो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज ये, और रिएक्टेंट जो है आपका स्टेबल इज मोर, मतलब रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, ये चीज लिखी है। तो एक तो हमें ये कंपेयर करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब सबसे पहले ये अगर आपके पास चीज है तो यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, रिएक्टेंट आपका यहाँ नीचे दिया है, प्रोडक्ट यहाँ पे ये दिया है। ये तो यार मेरे हिसाब से यूनिवर्सल फैक्ट आपको पता होगा कि जिसकी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि भाई उतना ही उसके अंदर रैंडमनेस यहाँ पे बड़ी होगी ना। तो भाई यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो रिएक्टेंट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो भाई आपका जो रिएक्टेंट रहेगा वो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल रहेगा प्रोडक्ट के मुकाबले। तो ये स्टेबिलिटी का आपका जो है ऑर्डर हो गया। तो रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, ये आंसर हो सकता है। ये वाला फिर गलत हो गया, ये भी जो है अपना गलत हो गया। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, वही सेम चीज लिखी है। तो इन दोनों में से कोई एक जो है आंसर हो सकता है। अब एक बार जो है और ध्यान से यहाँ पे फिगर को देखो। तो यहाँ पे जो है आपका क्या बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी की बात की गई है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट से जब ऊपर जा रहे हैं तो एक चीज समझ में आ रही है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा यहाँ पे साउंड भी सिमिलर कर रहा है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो हो सकता है ये वाली एनर्जी की रिक्वायरमेंट, और क्योंकि फॉरवर्ड की बात हो रही है तो ऐसे सीधे जा रहा होगा। तो इतनी एनर्जी होंगी आपकी E1 + E2। आ रही है चीज समझ में? तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे लिखा था, जबकि यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन E1 + E2 है। तो यहाँ पे तो अपने को E1 + E2 जो है फॉरवर्ड में समझ में आ रही है। अब बैकवर्ड में अगर अपन देखें तो यहाँ पे भाई लेवल ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से तो सिर्फ जो है इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो कि कितनी है, E1। तो भाई बैकवर्ड में यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि E1 रहेगा और फॉरवर्ड में जो है E1 + E2 रहना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है कि जिसमें दोनों में सेम लिखा है। तो भाई ऑप्शन डी अपना जो है सही आंसर आ जाएगा। सिंपली फिगर देख के जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस अपन ने लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, बस फिगर को अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालाइज करने की जरूरत रहती है। अच्छा अगला मैच द कॉलम। मैच द कॉलम मैंने पिछले पार्ट में ही बताया था, सोचने का बस वहां पे तरीका चाहिए। कुछ भी अगर एक दो ऑप्शंस पता है ना तो अपन जो है आंसर तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, डेल्टा जी बाय डेल्टा टी, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, डेल्टा जी बाय डेल्टा पी और डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, ये देके रखा है। और ये जो नीचे लिखा है उसका मतलब कि वो कांस्टेंट आपके टर्म्स है, ठीक है। नहीं ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीज आपको यहाँ पे पता होगी। और यहाँ पे आपके जो है देके रखे कि क्या आपका जो है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हमें मिलेगी। अब अगर आपको दो सिंपल से भी फॉर्मूले पता है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता भी रहते हैं, डेल्टा यू हमारा क्या रहता है, एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है, ये मेरे हिसाब से फॉर्मूला पता होगा। और डेल्टा एच क्या रहता है, एनसीपी डेल्टा टी। अगर ये दो फॉर्मूला, क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसका जो है यहाँ पे काम आपका आ जाएगा कैसे। देखो भाई यहाँ पे जब H को यहाँ पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो है अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे Cp मिलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव जब यहाँ पे लोगे तो ये वाला टर्म अपना जो है गायब हो जाएगा, बचेगा बस Cp। ठीक है, तो Cp अपना जो है यहाँ पे
इस तरीके से मैच हो जाएगा। बी का जो है फर्स्ट हो गया। ऑप्शन में देखो बस सी या डी में से कोई आंसर होगा। ऐसे ही इसको जब हम जो है डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो है अपना यहाँ पे किससे मैच हो जाएगा, सीवी से मैच हो जाएगा। तो डी शुड बी थर्ड। तो डी का थर्ड किस में दिया, एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। भाई बस दो कर दिया अपन ने। जी वाले में तो अपन ने ज्यादा इतना सोचा भी नहीं कि क्या होगा, और उसमें भाई टाइम भी लग जाता। तो इसमें बस दो ऑप्शन के थ्रू भी जो है आप आंसर को यहाँ पे टिक कर सकते थे। तो जो भी बेसिक फॉर्मूले से बस उतने भी क्लियर है ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो जाते। अब ये क्वेश्चन देखो, एल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग टू सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। भाई एनसीईआरटी में भी 2 डिग्री 1 डिग्री के यहाँ पे डेफिनेशन दी है। आपको अगर पता है तो भाई बहुत आराम से कर सकते हो, और इतने मुश्किल है ही नहीं ना इनके कि हम जो है स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। क्या लिखा है, 2245 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। मतलब कि हेप्टेन मतलब कि 7 की जो है चेन बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए 7। अब यहाँ पे क्या बोले 2245, तो ये 1 2, तो 2 पे जो है यहाँ पे 2 आपके मिथाइल रहेंगे। ठीक है, फिर 3 4 और यहाँ पे 5। तो इस पे जो है एक यहाँ पे मिथाइल रहेगा और इस पे जो है एक मिथाइल यहाँ रहेगा। तो अब 2 डिग्री वाले देखो कौन कौन से। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके 2 हाइड्रोजन है, तो ये एक आपका 2 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे हो सकते हैं, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, जबकि 2 बोला था। तो भाई सीधा इसको तो कैंसिल कर दो। अब इस वाले को देखो, सेकंड वाले को, 2244 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 और 6। फिर यहाँ पे 2244 बोला है, तो ये हो गए 2। फिर यहाँ पे जो है आपके 2 हो गए। तो अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक यहाँ पे हो सकता है 2 डिग्री वाला और यहाँ पे 2 डिग्री। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी 4 हो गए। अब आगे के देखने की भी जरूरत नहीं, ये भी अपना जो है गलत ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, 4 इथाइल 3 4 डायमिथाइल ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। 8 का हो गया ऑक्टेन क्योंकि 8 लिखा है। फिर 1 2 3 4 4 पे जो है इथाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और 3 और 4 पे जो है डायमिथाइल है। तो 1 2 3 यहाँ पे हो गया, और एक जो है आपका मिथाइल यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना बन गया। अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी जो है 4 से ज्यादा ही होने वाले। तो इसको भी जो है अपन ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि सिर्फ 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन चाहिए। तो ज्यादा गिनने की भी जरूरत नहीं है, बस सीधा आंसर अपन मार्क कर सकते। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, ये सही आंसर होगा। इसका बना के देख लो, टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 2 3 3 जो है दे के रखा है। तो 2 2 3 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2। तो यहाँ पे जो है आपका मिथाइल बना दो। ठीक है, और ऐसे ही 3 3, तो यहाँ पे मिथाइल बना दो। अब कौन सा वाला, सिर्फ ये एक बच रहा है जहाँ पे 2 हाइड्रोजन अपने पॉसिबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना जो है 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन ही पूछा था, तो एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है, वो अपना सही आंसर हो जाएगा। आ रही है चीज समझ में, बेसिक सा मतलब भाई नोमेनक्लेचर का यहाँ पे यूज था। क्या था इस क्वेश्चन में। तो ये टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, और आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक दो शिफ्ट में होते। अब ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई, इसके अंदर ये जो है आपका यहाँ पे रिएक्टेंट देके रखा है। ठीक है, टोल्विन, और यहाँ पे जो है रिएजेंट्स देके रखा है, फिल्टर, रेसिड्यू, ये सब देके रखा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा अगर उनको रिएक्शन नहीं पता है। लेकिन जिनको रिएक्शन नहीं भी पता था ना, वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। कैसे, थोड़ा सा बस यहाँ पे स्मार्टनेस और अवेयरनेस की जरूरत थी। ध्यान से देखना अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको भाई मजा आ जाएगी जब मैं इसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, रेसिड्यू ए प्लस HCl डाइल्यूट यहाँ पे कंपाउंड भी दिया है, और पहले रेसिड्यू ए कहाँ पे देके रखा है, ये रेसिड्यू बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये रिएजेंट्स डाले, फिल्टर बना, उसका रेसिड्यू जो है हमें ए मिल रहा है। तो ये ए जो है आपको ऑप्शंस में यहाँ पे देके रखे, और फिर उसको HCl डाइल्यूट के साथ रिएक्ट किया तो कंपाउंड बी मिला। तो ये वाले जो है बी कंपाउंड आपको देके रखे, तो ए बी पे अपन को फोकस करना है। अच्छा, ए जो भी कुछ भी रहेगा उसमें HCl यहाँ पे मिलाया, तब जाके कंपाउंड बी बन रहा है। समझ रहे हो इस चीज को। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए में इसमें मतलब HCl डाला होगा तब ये बनना चाहिए, अगर ये सही आंसर है तो, है ना। इस तरीके से ऐसे ही ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक चीज इसके अंदर नोटिस करो, देखो यहाँ पे तो ठीक है, चलो कि ये पूरा जो है आपका हट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो एच आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है HCl ने ये चीज करी, फिर आपका जो है यहाँ पे HCl डाला। अब यार यहाँ पे जब HCl डाल रहा है, तो इधर पे जो है ना ऑक्सीजन आपका बढ़ गया। समझो इस चीज को, यहाँ पे जो है एक ऑक्सीजन बढ़ गया, जबकि इसके अंदर तो भाई ऑक्सीजन है ही नहीं। कहाँ से आएगा, हवा में से थोड़ी आएगा। समझो इस चीज को, तो ये ऑप्शन तो अपना यहाँ पे कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये वाले में इधर पे भी जो है एक ऑक्सीजन आपका बढ़ गया, जबकि यहाँ पे नहीं है कुछ। ठीक है, HCl ही जो है सिंपली आपका यहाँ पे डाइल्यूट में मिल रहा है। तो ये भी जो है अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कहाँ से आएगा ऑक्सीजन। तो ये दो ऑप्शन जब अपने एलिमिनेट हो गए, तो बचे क्या, ए और सी। ये क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक रहती है कि अपन जो है कुछ ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर दे कॉमन सेंस के थ्रू, और बाकी ऑप्शंस पे वर्क करें। अब देखना इन दोनों में से हम सही आंसर को कैसे टिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है इसको अपन इन 3 रिएजेंट्स के साथ किया है। देखो एक चीज समझ के देखो, यहाँ पे ये वाला आ रहा है जो कि पहले रिएजेंट जैसा दिख रहा है, लेकिन भाई बाकी 2 रिएजेंट भी तो कुछ काम के होंगे, ऐसी थोड़ी कि मजाक मस्ती में डाल दिया।
तो ये वाला तो आपका जो है एक में कुछ और हुआ होगा तब जाके कुछ और बना ही होगा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि यहीं तक रह गया, ये तो सिर्फ इस रीएजेंट से शायद मिल गया होगा। तो इसके अंदर ये दो डला है, तो कहीं ना कहीं जो है लास्ट वाले जैसा कुछ दिखना चाहिए, ये रीएजेंट के वाला कुछ तो एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आया भी है, देखो SO3Na। तो मोस्टली जो हमारा सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। समझ रहे हो इस चीज को, ऐसे करके जो है अपन आंसर तक पहुंच गए। मुझे नहीं पता था कि रिएक्शन में क्या होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाऊं तो इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते। अब देखो, मान लिया कि आपको जेईई मेंस को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्मार्ट स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो एक चीज करते हैं कि हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बैकअप को अपने साथ लेते हुए चलते हैं। क्योंकि कई सारी ऐसी एग्जाम्स रहती है जिसके थ्रू आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, जिसमें से एक सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है बिटसैट एग्जाम। तो यहाँ पे अगर आप बिटसैट एग्जाम की जो है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, तो इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। और उसके लिए हमने यहाँ पे लॉन्च किया है बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स, जो कि बहुत जल्द आपका स्टार्ट हो रहा है। ओरिएंटेशन सेशन 17 जनवरी है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे बिटसैट में भी एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। जेईई में जितना बेस्ट दे सकते हो बेस्ट दो, लेकिन बिटसैट भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकअप के हिसाब से रखना चाहिए। बाकी इस कोर्स में जो आप एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स दी है, ठीक है। और इसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स जो कि बिटसैट में पूछे जाते हैं कवर्ड है। मोस्ट रेलिवेंट मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। और सिंपली एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.10kchallenge.in पे विजिट करिए। फिर भी कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को जो है कॉल भी कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं हम जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। द स्पीशीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो भाई मेरे हिसाब से क्लास 10th में भी आपने पढ़ी होगी, कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये होता क्या है, बेसिकली एक सेम स्पीशीज रहती है जो कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी हो जाती है और यहाँ पे रिड्यूस भी हो जाती है। आ रही है चीज समझ में। अब यहाँ पे जो है इनके बारे में पूछा है आपको, यार एक सिंपल सी चीज यहाँ पे समझनी होगी। मेरे हिसाब से आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे कम से कम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही लेते होंगे, क्योंकि हम जो है ये बेसिक क्लास 9th 10th में भी देखते हैं। कई सारे यहाँ पे जो आपके कंपाउंड्स रहते हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फंडा देखते हैं। तो ClO4 माइनस आपको यहाँ पे देके रखा है। इसका अगर मैं जो है Cl का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू तो O का तो भाई आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो X मेरा कितना आएगा +7। कैसे X, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 लिया तो -8 शुड बी इक्वल टू -1, तो ये कितना आ गया +7 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप जो है निकालने जाओगे तो ये हमारा जो है कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका जो है +5, ठीक है। यहाँ पे निकालने जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 वहां पे जाके प्लस, तो ये हो गया +1 और ये हो गया आपका +3। वैसे तो बताओ इन तीनों के निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा सही आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये अपना जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन का क्या होता है 17 ग्रुप नंबर होता है, मतलब 7 से ज्यादा तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी शो नहीं कर सकता। तो तुम यहाँ पे कैसे बोल सकते हो कि वो जो है इससे ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। आ रही है ये चीज समझ में, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बाकी चलो ये इसका तो भी ज्यादा से ज्यादा +7 तक जा सकता है, और ये तो भाई आपने नीचे भी आ सकते ऊपर भी जा सकते, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसको तो भाई स्कोप ही नहीं बचा, तो ये सही आंसर रहेगा। सिंपल क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते थे। अब चलो केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स के भी देखते हैं अपन क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन पूछा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसका अप्रोच बताया जाता है भाई मैट्रिसेस से कर लो या फिर डिटर्मिनेंट्स वाले मेथड से कर लो। पर क्यों करना है, क्लास 10th में एक सिंपल सी चीज पढ़ी होगी आपने, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। वो कॉन्सेप्ट भी जो है यहाँ पे यूज किया जा सकता है ना। इसके अंदर हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं कि भाई अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो हमें क्या लेना है, अगर पैरेलल लाइन है तो क्या लेना है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या कंडीशन लेना है, वही चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो स्ट्रेस क्यों लेते हो, यहाँ पे हम इसको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल भी बना सकते हैं। कैसे, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दूं, इसको मैं सेकंड कह दूं, इसको थर्ड कह दूं। तो आपको क्या करना है, सिंपली सेकंड में से जो है फर्स्ट इक्वेशन को पहले इंटू 2 कर दो और सेकंड में से जो है सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा, ये 2x माइनस 2x ये वाले वेरिएबल से हमें छुटकारा मिल जाएगा, सिर्फ y और z में इक्वेशन रह जाएगी। तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया यहाँ पे y, और यहाँ पे हो गया आपका a -4, ठीक है, z, और यहाँ पे a + 1 -12, तो a + 1 -12 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे -11। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को जो है ऐड कर देते आपस में, फर्स्ट प्लस थर्ड कर देते, तो इससे भी x और -x वाला जो है छुटकारा मिल जाएगा। y और -3y कितना हो जाएगा -2y। फिर यहाँ पे 2 + b है ना, b + 2b लिख सकते हो उसको, इंटू z, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 + 2b। अब भाई यहाँ पे क्या बोला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो है a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू C1/C2, है ना। यही तो होता है इनफाइनाइटली वाला केस। तो आपका जो है यहाँ पे यही चीज लगा दो, तो a1/a2 हमारा कितना हो गया -1/2,
इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 4 अपॉन b प्लस 2। आ रही है चीज समझ में? और ये क्या हो जाएगा a माइनस 11 अपॉन 6 प्लस 2b। ठीक है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ। तो ये वाला b है आपका, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस बी माइनस 2 विल बी इक्वल टू आपका 2a माइनस ऑफ 8। तो यहाँ पे 2a प्लस बी हमारा कितना आ रहा है? 2a प्लस बी आ रहा है हमारा यहाँ पे इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये वाले को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 प्लस 2b उधर गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, और यहाँ पे हमारा जो है कितना हो जाएगा -2b इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a माइनस 22। ठीक है, तो ये हमारा जो है कितना आ रहा है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b आ रहा है, और ये 22 उधर गया तो 16 आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 16। अब भाई सिंपली यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2b माइनस b कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हमारा 10 आ रहा है। इसको उठा के इसके अंदर डाल दो तो ये उस साइड गया तो a की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पे डाल दो, a की वैल्यू -2 डालूंगा तो ये हो गया -14, और 3 इंटू 10 कितना हो गया 30। फाइनल आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। नहीं पता था हमें डिटर्मिनेंट मेथड, नहीं पता था मैट्रिसेस मेथड, लेकिन क्लास 10 का ये कॉन्सेप्ट तो शायद याद होगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता। तो यार ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है, हम यहाँ पे जो है स्मार्टली सोचे ना तो कई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स आपको जो है दिया हुआ है। अब ज्यादा स्टूडेंट सोचेंगे इसके अंदर भाई आपको इंटीग्रेशन आना ही पड़ेगा क्योंकि एरिया अंडर द कर्व्स का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसके अंदर आप अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे हमारे जो है दूर दूर है। अब उसमें आपको करना क्या रहेगा, आपको एक रफ फिगर जो है इस कर्व्स का यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये तो क्लियरली दिख रहा है y इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसका कर्व कैसा प्लॉट होगा, x की जगह जब 2 डाल रहा हो तो y की जगह 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, इस पॉइंट से पास करेगा। ऐसे ही जब जो है मैं यहाँ पे आपके x की जगह 0 डालूंगा तो y इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, मतलब ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया, ये आपका 2 पॉइंट हो गया, इन दो से जो है यहाँ पे पास करेगा। तो हमारा जो है कर्व कैसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा जो है देखने को मिलेगा। आ रही है चीज समझ में? अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इजिकल टू 16 माइनस 8x का बनाते हैं। x की जगह जब 0 डालूंगा तो y की जगह प्लस माइनस 4 मिलेगा, तो ये 4 हो गया, और उतने ही डिस्टेंस पे जो है मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, तो कुछ यहाँ पे -4 जो है देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जब जो है मैं आपके y की जगह 0 डालूंगा तो x की जगह जो है 2 आएगा, मतलब कि इस पॉइंट से यहाँ पे पास कर रहा होगा। तो रफ सा अगर जो है हम फिगर यहाँ पे बनाए तो कुछ जो है ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो ये इनक्लोज्ड एरिया जो है हमसे यहाँ पे पूछा गया है। अब यार देखो, सबसे पहली टेक्निक जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वो है कि हमें कोई नोन यहाँ पे फिगर जो है पता होना चाहिए। तो ये मैं अगर लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो ये ट्राइंगल का एरिया मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, जो कि हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस हो गई 2, और हाइट कितना हो गया यहाँ पे 4, तो इसकी वैल्यू आ रही है 4। और ट्राइंगल का एरिया से हमें समझ में आ रहा है कि उससे तो यहाँ पे ये वाला एरिया छोटा ही होगा, मतलब 4 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता है, तो 5 और 8 को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ए या फिर डी में से ही आंसर होगा। अब एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसके लिए जो है फिर से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का यहाँ पे यूज करते। हम यहाँ पे एक चीज करें कि अगर मैं यहाँ पे देखूं इतना ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, मतलब ये ट्राइंगल तो नहीं एग्जैक्टली ये वाला कर्व ही आ रहा है, पर इसको अगर मैं जो है एज अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो समझ रहा हूँ कि एक ट्राइंगल जैसा ही देखने को मिल जाएगा। तो ये जितना मेरा ट्राइंगल का एरिया निकलेगा ना, और ये वाला कर्व का मैं पार्ट देख रहा हूँ, तो इसका लगभग ये डबल है। समझ रहे हो, ये वाला जितना यहाँ पे एरिया आपका बाउंड हो रहा है ना, ये इतने ट्राइंगल से थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। आ रही है चीज समझ में? थोड़ा सा फिगर खराब हो गया यहाँ पे, पर मेरे हिसाब से आपको जो है समझ में आ रहा होगा। तो ये ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब ये बेस निकालना है अपने को। बेस कैसे निकलेगा, तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है ये कौन सी है, y=2 वाली है, और ये पहला कर्व ये वाला कौन सा है, ये वाला। तो y=2 जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही होगी, ये आपका यहाँ पे 2 डलेगा तो ये हो जाएगा +-√2। तो यहाँ पे 2 +-√2 जो है मुझे x की यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। अब क्लियरली दिख रहा है कि 2 +√2 तो नहीं होगा, 2 से बड़ी वैल्यू नहीं है, वो वहां कहीं पे काटती, तो 2 से छोटी वाली, तो 2 -√2 यानी कि 1.41, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.59 आ रही है। अपन जो है अप्रोक्सीमेटली इसको 0.6 मान लेते, तो ये आपका 0.6 हो गया, तो 0.6 इसका बेस हो गया, और हाइट यहाँ पे कितनी हो गई, इंटू 2, तो ये सब कैंसल, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.6 आ गया।
समझो, प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, आपको खुद रियलाइज होगा कि जब ऑप्शंस दूर दूर होना तो ऐसे टाइप की टेक्निक से आप कितना टाइम जो है सेव कर सकते हो। कभी कभी इंटीग्रेशन भी जो है हेल्प करेगा कि भाई इंटीग्रेशन से हमारा जल्दी हो जाए, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इस टेक्निक के थ्रू आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये अपना कितना हो गया भाई, यहाँ पे 0.6 हो गया, और मैंने बोला ना 0.6 से थोड़ा सा डबल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि इतना एरिया जो है 1.2 होगा। और सिमेट्री से समझ में आ रहा है कि ये भी लगभग जो है इतना ही होगा 1.2, तो 1.2 और 1.2 कितना हो गया, 2.4 के आसपास आंसर होना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए है ना। ये 2.67 के आसपास है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा, तो हम जो है ऑप्शन ए सही आंसर बोलेंगे। ये ऑप्शन भी अपना एलिमिनेट हो गया। तो ये होती है अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, जिसके थ्रू तो जो है हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी इज 2k और सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स। भाई ये अगेन क्लास 10th का क्वेश्चन, एपी के जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। अब यहाँ पे क्या देके रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है एपी में 2k देके रखे, तो आपका जो है यहाँ पे 2k टर्म्स है, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से जो है टोटल 2k टर्म्स आपको देके रखे। सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स बोला गया है 40, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो ये फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, इस तरीके से जितने भी टर्म्स है उन सबका सम कितना देके रखा है, 40 देके रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे पहला टर्म ए कह दूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मैं डी अज्यूम कर लूं, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, और फिर ये ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑड टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस जो है इस बार 2d हो जाएगा, समझ रहे हो ना इस चीज को। और उसका सम कितना देके रखा है, ऑल टर्म्स का 40 देके रखा है, तो सम ऑफ एन एपी, ये भी अपने आप में एक एपी बना लेगा जहां पे कॉमन डिफरेंस जो है 2d से चल रहा है, तो एस एन इजिकल टू एन बाई 2 होता है। अब ऑड टर्म्स जो है टोटल यहाँ पे टर्म्स 2k है, तो ऑड टर्म्स कितने होंगे, k होंगे, इवन टर्म्स भी k होंगे, आधे आधे स्प्लिट हो गए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n बाई 2 इंटू 2, पहला टर्म है a प्लस n माइनस 1, तो n कितना है हमारा, k है, ऑड टर्म्स की बात हो रही है, k माइनस 1 इंटू यहाँ पे d कितना हो जाएगा 2d। तो ये भाई आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही सिमिलरली इवन टर्म्स के बारे में बोला गया है, तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 55 इज इक्वल टू k बाय 2, उसके भी क्योंकि k बाय 2 k ही टर्म्स रहेंगे, और यहाँ पे पहला जो है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस डी प्लस यहाँ पे n माइनस 1, वो तो अपना जो है सेम ही देखने को मिलने वाला है, तो k माइनस 1 इंटू उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 2d ही रहेगा, है ना, क्योंकि क्लियरली देख लो a प्लस डी है, तो यहाँ पे अगला टर्म जो है a प्लस 3d आएगा, तो ये इवन टर्म्स की पोजीशन वालों का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो ये इक्वेशन अपन ने लिख दी। अब एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो है ना 2a प्लस 2d इस तरीके से मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। देखो इस वाले को जो है 2a प्लस 2d की तरीके से जो है मैं यहाँ पे स्प्लिट कर सकता हूँ, तो वैसा लिख देता हूँ, ठीक है, 2a प्लस 2d के तरीके से जो है स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे ये 2a प्लस के माइनस 1 इंटू 2d, 2a प्लस के माइनस 1 इंटू 2d बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देखने को मिल रहा है, तो ये वाला जो है 55 इज इक्वल टू के बाय 2 इंटू यहाँ पे जो है जब अपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो एक तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा आपका 2a प्लस वही वाला जो चीज है पूरा, प्लस एक और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ k बाय 2 इंटू 2d, समझ रहे हो इस चीज को। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना इसकी वैल्यू तो ऊपर दे के रखिए, कितनी है, 40 के बराबर, तो बस इसी का जो है अपन को यहाँ पे यूज करना है, तो इसकी जगह जो है मैं 40 पुट कर देता हूँ, और ये जब इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे एक तो 2 2 कैंसिल हो गया, केडी की वैल्यू अपने को कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है, तो वही आगे काम आएगी अपने, तो केडी की वैल्यू अपन जो है 15 लिख के रख लो। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन दी थी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 27, लास्ट टर्म लेट्स से कि an है, या फिर हम कह सकते हैं a 2k है, क्योंकि टोटल 2k टर्म्स है, तो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रही है चीज। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वो एक्सीड कर रहा है पहले टर्म को 27 से, तो इसको अगर मैं उस साइड पहुंचा दूं तो a 2k माइनस a विल बी इक्वल टू 27, है ना, उनका डिफरेंस यहाँ पे देके रखा है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 27 इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू डी, और क्योंकि kd मुझे 15 दिया है तो ये आपका खुल जाएगा 2 इंटू के डी हो गया 15, और यहाँ पे माइनस डी 27, तो d की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, इक्वल टू 3 आ रही है। आ गई चीज समझ में, डी की वैल्यू 3 आ रही है, इधर पे पुट कर दो, के की वैल्यू 5 आ जाएगी, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगेन क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से ज्यादा बाहर नहीं गए, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत थी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो फिजिक्स के देखते हैं। भाई फिजिक्स के अंदर भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड थे, अगर सिंपल से ही फॉर्मूलेस पता थे, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करते तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। यहाँ पे कितना इजी पूछा है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव ये चीजें पूछी है। भाई इंटेंसिव वेरिएबल्स हमारे कौन से होते हैं, जो कि यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करते,
और एक्सटेंसिव वाले कौन से होते हैं, जो मास पे यहाँ पे डिपेंड करते हैं। तो अब एक चीज मुझे बताओ, क्या टेम्परेचर जो है इंटेंसिव वेरिएबल है या फिर एक्सटेंसिव? बिल्कुल इंटेंसिव वेरिएबल है, क्योंकि वो जो है मास पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये वाला जो है ऑप्शन अपने यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बोला है यहाँ पे एक्सटेंसिव वेरिएबल। और फिर अगर जो है मैं यहाँ पे बात करूँ आपके वॉल्यूम की, तो क्या वॉल्यूम जो है मास पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है? भाई वॉल्यूम जो है मास पे तो डिपेंड करता ही है ना, अपन को सीधा सा पता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं वॉल्यूम जो है मास पे यहाँ पे डिपेंड करता है, तो वो इंटेंसिव नहीं हो सकता, वो एक्सटेंसिव ही होगा। तो ये भी कैंसिल, मतलब सी और डी जिन ऑप्शंस में उनको अपन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इन सब में सी डी इनमें दिए हुए, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सिंपल यार, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू कर लेते, सारे चेक भी करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, टॉक ड्यू टू फोर्स अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज ये। अब भाई यहाँ पे यार टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो कि मेरे हिसाब से आप एकदम शुरू में बेसिक वाले रहते हैं ना वेक्टर वाले, उसके अंदर भी ये फॉर्मूला बता दिया जाता है। बस इसी के थ्रू कर लेते सॉल्व। तो कुछ नहीं था, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बनाते, आई जे के लेते, आर सबसे पहले यहाँ पे लिख लोगे तो आर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, और एफ क्या हो जाएगा 2 1 और 2। तो यहाँ पे हमारे जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इंटू 2 माइनस 1, यहाँ पे 1, फिर माइनस जे, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ पे 0, प्लस के, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1। तो आई माइनस के सही आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चलो अगली चीज यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन एफ। एफ यानी कि फेराड्स बोला है, ठीक है। तो एम एल टी सी जो है वो स्टैंड करते हैं आपके इन यूनिट्स के लिए। भाई अगर बेसिक से भी फॉर्मूलेस पता है ना कैपेसिटेंस के, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। सी मुझे जो है एकदम से बस यही याद आता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला फॉर्मूला। तो इसके अंदर अपन क्योंकि डायमेंशनली ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया एक तरीके से डी स्क्वायर हो गया। तो एक डी अपन यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी के बराबर है, डायमेंशनली बात कर रहा हूँ। तो सी की वैल्यू अपनी ये रहेगी। और यहाँ पे जो है हमें बस एप्सिलॉन नॉट को कनेक्ट करना है कि उसकी यूनिट क्या रहेगी। तो उसकी यूनिट के लिए भाई सिंपल सा कूलम फोर्स अपन को पता है कि एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ऊपर Q1 Q2 रहता है, पर अपन को चार्ज में ही ट्रीट करना है, तो अपन इस तरीके से जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये जो है आपका सिंपली यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा, और आर अपना जो है एल स्क्वायर बोल सकते हैं अपन। अब फोर्स क्या होता है, ये होता है MLT माइनस 2, तो बस खत्म, एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय MLT माइनस 2, बाकी 4 पाए तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और यहाँ पे हमारा जो है कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरी आ जा रही है यहाँ पे सी स्क्वायर एम माइनस 1 और एल माइनस 3 और टी जो है 2। और इसको जो है एक डिस्टेंस वाले से और मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरे को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे सी के लिए यूनिट। तो सी स्क्वायर एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी स्क्वायर, ये जो कि ऑप्शन सी के साथ हमारा मैच कर रहा है, सही आंसर है। भाई डायमेंशनल एनालिसिस वाले इतने इजी क्वेश्चंस को तो स्किप कर ही नहीं सकते अपन। अगला ये वाला क्वेश्चन, ये भी बेसिक कॉमन सेंस से कर लेते। अब इस क्वेश्चन में ट्यूब ऑफ लेंथ एल जो है आपको फिगर में शोन है, और एक रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बोला गया है। इसका रेडियस 2 दे के रखा है, यहाँ पे रेडियस 1 दे के रखा है। यहाँ पे पानी एंटर कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कितने इससे वेलोसिटी से पास कर रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। यार एक सिंपल सा सोच के देखो, एक पाइप से यहाँ पे पानी पास हो रहा है, तो जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी जो है बाहर जाएगा, बीच में गायब तो हो नहीं जाएगा। तो क्वांटिटी वाइज यहाँ पे सेम रहेगा, मतलब हम कह सकते हैं वॉल्यूम जितना एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे बाहर जा रहा है ना। ये बेसिक्स अपन यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई हमें अगर नई चीजें पहले से पता तो भी हम प्रैक्टिकली इस चीज को सोच सकते हैं। तो अब यहाँ पे V1 इजिकल टू V2 होगा। वॉल्यूम हमारा बेसिकली क्या होता है, एरिया इंटू जो भी आपका यहाँ पे तीसरा डायमेंशन देके रखा है ना, LBH क्यूबॉइड के लिए जैसे हम बोलते हैं, तो LB क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया इंटू यहाँ पे जो भी अपना लेंथ रहेगा, मतलब कि इतने इससे जो है पानी अपना एक तीसरे डायमेंशन वाली चीज हम बात कर रहे हैं, और इधर भी जो है एरिया इंटू लेंथ, बस यहाँ पे A2 L2 कर दो, यहाँ पे A1 L1 कर दो। अब एक चीज सोच के देखो, अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बात करूं, तो दोनों साइड यहाँ पे जो है मैं डिवाइडेड बाय टी भी बोल सकता हूँ, कि इतना फ्लो ऑफ वाटर जो है अपना आ रहा होगा, रेट की बात करूं मैं तो इतना फ्लो आ रहा होगा। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, वेलोसिटी हो गई, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। लो भाई हमने जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही यहाँ पे निकाल ली, बस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू। तो यही जो है इस फॉर्मूले, ये जो है इस क्वेश्चन में लगना था। तो A1 V1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर वाला है। तो आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इंटू यहाँ पे V1 है 2 इजिकल टू पाई इंटू
आपका जो है r2 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ रही है 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स यहाँ पे अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल इट अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट, ये तो वर्क डन पूछा है। अगेन यार अभी क्रॉस प्रोडक्ट का देखा था आर क्रॉस एफ, ये भाई डॉट प्रोडक्ट का पूछ लिया। अब यार ये सब चीजें तो पता है, आप यहाँ पे एक तो उसके अंदर भी देखते हो वेक्टर अलजेब्रा, मैथ्स में भी इस टाइप के बेसिक फॉर्मूलेस दिए रहते हैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ते हो, और फिजिक्स में तो भाई मतलब ये छोटे छोटे फॉर्मूलेस कई जगह लिखे रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम स्किप कर सकते हैं, और ऐसे पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस के फिजिक्स सेक्शन में देखो तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, b इंटू -2 यहाँ पे -2b, और 1 इंटू -1 यहाँ पे कितना हो गया -1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ रही है 1/2। भाई एक स्टेप के अंदर आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी हम छोड़ सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज। अब देखो यहाँ पे सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड से दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है ये क्वेश्चन क्लास 10 के स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं एक सिंपल सी चीज उन्हें बता दूं कि यहाँ पे जो है ना आपका, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली हम मानते हैं कि स्टेडी स्टेट होती है। तो उस केस में जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर रहता है वो डीसी करंट का जो है एज अ एलिमिनेटर काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको उस कैपेसिटर को हटा देना है, मतलब जो जहां भी वायर लगा है वो वायर को वहां से हटा देना है। तो इतना अगर मैं इसको जो है ओपन कर दूं इस तरीके से, जो है आप ये मान के चलो यहाँ पे मैंने जैसे ओपन कर दिया है, तो होगा क्या, ये वाला पूरा सर्किट यहाँ पे खुला हो गया, यहाँ पे कोई करंट ही नहीं बहेगा। तो आपका जो है सिंपली ये सब यहाँ पे चला जाएगा, जितना यहाँ पे ये पोर्शन है ना ये सब चला जाएगा, और हम सिर्फ इतने सर्किट से जो है हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। अब यार ये तो भाई क्लास 10 का क्वेश्चन बन गया। 6 और 3 किस में है पैरेलल में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा इन दोनों के मदद से। फिर 2 ओम और 2 ओम जो है सीरीज में चले गए, तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अब 4 ओम और 4 ओम जो है पैरेलल में आ गए, तो फाइनल जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 2 ओम, और यहाँ पे 2 वोल्ट देके रखा है, तो करंट कितना पास कर रहा होगा V इक्वल टू IR से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं 1 एम्पियर। लो भाई आंसर निकल आया। तो इस क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये ट्रिक याद रखना कि भाई कैपेसिटर को हम रिमूव कर देंगे स्टेडी स्टेट अगर हो तो। ठीक है, अब क्वेश्चन में नहीं दिया पर मानना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड वो बनाते ही नहीं है क्वेश्चन को। भाई स्टेडी स्टेट कंसीडर किया, कैपेसिटर जहां भी है वहां से सर्किट को तोड़ा, अपने आप जो है सर्किट हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आपकी शिफ्ट्स में आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, और जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। नेक्स्ट पार्ट भी जो है अगर आगे की शिफ्ट्स के लिए चाहते हो तो लाइक कर देना भाई, काफी बड़ा वीडियो आपके लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और आपको कई सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी जो है जानने को मिली होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।